हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं यानी कि इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 4 चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है। तो आप लोग में से जो भी बच्चे हैं, जो भी नहीं देखे वो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और इस सेशन में भी बहुत ही मजा आने वाला है। इसको मैंने 2 ही पार्ट में खत्म करने की कोशिश की है, यानी कि एक पार्ट में आधा हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में जो रेस्ट बचा है, वो पढ़ करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा और उसके बाद जो 2-3 महीने बचते हैं, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आंसर का रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए जल्दी-जल्दी से थोड़ा टाइम लगे, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, इसको लेकर फिर भी खत्म कर देंगे, ठीक? हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि पुराने पैटर्न पे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के हो, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। शेड्यूल की बात करते हैं तो एक बार जो है टाइम टेबल, पॉलिटी, 1 दिन पॉलिटी और 1 दिन ज्योग्राफी चलती है। 3 दिन सप्ताह में पॉलिटी और 3 दिन ज्योग्राफी चलती है और पॉलिटी में भी हमारा जो है 7वां चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और आज जो है ज्योग्राफी करने वाले हैं। ज्योग्राफी, ठीक है? आज ज्योग्राफी होने वाली है और ज्योग्राफी में भी ये जो 5वां चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम जो है 8 बजे शाम में होती है, डेली ये क्लास हो रही है। हम थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले। द्वितीय क्रियाएँ क्या होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विनिर्माण उद्योग किसे किसे कहते हैं? इस उद्योग के अंतर्गत अंतर्गत कौन-कौन से उद्योग आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वृहद पैमाने के उद्योग कौन-कौन से हैं? इस और जो वृहद पैमाने के विनिर्माण उद्योग हैं, इनकी क्या विशेषताएँ होती है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद विनिर्माण उद्योग को वो कौन-कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, कुल 7 कारक थे जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण जो किया गया है 4 आधार पे। कौन-कौन सा? आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, उत्पाद के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। इस आधार पर जो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा चैप्टर। विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग के भी बारे में बात करेंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो उद्योग है हमारा विनिर्माण उद्योग, इसका वर्गीकरण जो है इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। वर्गीकरण, ये जो सेशन है ये थोड़ा-सा आप सिर्फ़ इस वाले पार्ट को थोड़ा-सा हाइलाइट का मतलब कह सकता हूँ 720 पी या 1080 पी पर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आकार के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग, उसके बाद बड़े पैमाने के उद्योग। वहीं कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग होते हैं। उत्पाद के आधार पे मूलभूत जो उद्योग होता है वो, उसके बाद उपभोक्ता सामान उद्योग होता है और स्वामित्व के आधार पे फिर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आते हैं। इस सब के बारे में एक-एक करके हम लोग आगे जो अपने चैप्टर में बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला है आपका। सबसे पहला है हमारा आकार के आधार पे। आकार के आधार पे 3 प्रकार के उद्योग जस्ट अभी हम लोग देख चुके हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग पहला, दूसरा है लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग और जो तीसरा है हमारा ये बड़े पैमाने के उद्योग है। तो एक-एक करके इस सब के बारे में हम लोग अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये उद्योग होते क्या हैं। पहला है हमारा, कुछ पार्ट आपका कट रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर लूँगा उस समय। पहला जो है, पहला है कुटीर या घरेलू उद्योग, ठीक है? कुटीर या घरेलू उद्योग, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही कम क्षेत्र में सीमित होगा, बहुत ही छोटी इकाई है निर्माण की, बहुत ही कम उत्पादन होता है, ठीक है? बहुत ही कम उत्पादन होता है और जो भी उत्पादन होता है जनरली दैनिक उपयोग में जो वस्तुएँ यूज़ की जाती है, उसी उसी का उत्पादन किया जाता है। जो लोकल एरिया होता है, जो लोकल क्षेत्र होता है, वहीं पे इसके कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है और केवल साधारण से औजारों का प्रयोग होता है। जैसे कुम्हार को देखिए, बरही को देख लीजिए, जो फर्नीचर का काम करता है, कुम्हार हो गया, ये सब, इन सबको औजार की कितनी ज़रूरत होती है? इन सब के लिए जो कच्चा माल है आस-पास मिल जाया करता है। सामान्यतः परिवार के सदस्य जो हैं इस तरह के कार्य करते हैं या इस तरह के उद्योग में संलग्न रहते हैं।
उत्पादित वस्तुओं की खपत जाहिर-सी बात है बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होती है, तो परिवार के सदस्य ही खुद कर लेते हैं, यानी जो उपभोक्ता है, जो बनाते हैं या फिर वहाँ के स्थानीय बाज़ारों में ग्रामीण ग्रामीण में जो बाज़ार होते हैं गाँव गाँव के क्षेत्र में, इसमें इसका उपयोग कर लिया जाता है। पूँजी और परिवहन इसको प्रभावित नहीं करते। आप लोग देखे होंगे कि जो फेरी वाला होता है, ठीक है? जो फेरी वाला होता है, यह आकर के सामान बेच जाता है अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, तो यह जो है बहुत ज़्यादा परिवहन के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसका उत्पाद हो गया जैसे मिट्टी का बर्तन, चमड़े का जूता या थैला, बाँस की टोकरी, ये सब गाँव घर में आसानी से बनाए जाते हैं। पट्टे की जो प्लेट होती है, कई तरह के पत्ते होते हैं जिनसे प्लेट बनते हैं, प्राकृतिक प्लेट प्लेट जिसको कहते हैं, तो ये सब इसी उद्योग के अंतर्गत कुटीर और घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उद्योग है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा उद्योग है हमारा छोटा उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग या फिर लघु उद्योग। कुटीर उद्योग से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, ठीक है? जो कुटीर उद्योग है और जो बड़े पैमाने के उद्योग, उसके बीच वाला ये उद्योग है। उत्पादन की तकनीक जो होती है इसमें और निर्माण स्थल, दोनों मामलों में यह कुटीर उद्योग से अलग होगा। ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा तो अलग होगी। स्थानीय, स्थान मतलब कि लोकल में जो कच्चा माल मिलता है, उसी का उपयोग इसमें किया जाता है। सामान्यतः कह सकते हैं कि अर्ध कुशल श्रमिक कार्य करते हैं, ना ही पूरी तरह से स्किल्ड होते हैं, ना ही पूरी तरह से उनको उनकी कुशलता होती है, ना ही पूरी तरह से वह काम करने में सक्षम होते हैं। न यानी कि जो यंत्र होते हैं छोटा-मोटा, उसका पूरा जानकारी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होता है। इसमें क्या होता है, रोज़गार का अधिक अवसर मिलता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कुटीर उद्योग लगाते हैं, जैसे गाँव घर में देखते होइएगा, जो चूड़ा बनाने की मशीन होती है, कहीं-कहीं पे इसको पोहा कहा जाता है, ठीक है? इस सब तरह की जो मशीनें होती हैं, उसके बाद जो एलईडी बल्ब बनाने की मशीन होती है, प्लास्टिक के जो पत्ते बनाए जाते होते होते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ लेबर की, कुछ श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए थोड़ा-सा रोज़गार का अवसर इस उद्योग से प्राप्त किया जा सकता है। अगर सामग्री की बात करें या उत्पाद की बात करें, कौन-कौन से उत्पाद होते हैं, तो एलईडी बल्ब, प्लास्टिक के पत्ते, पास्ता जो बनाया जाता है, एल्युमीनियम की सामग्री बनाई जाती है, स्ट्रेचर जो हॉस्पिटल में यूज़ के लिए बनाया जाता है, ये सब लघु और छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग में बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा बाज़ार चाहिए क्योंकि जो उत्पाद होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि उत्पादन जो होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके खपत के लिए, इसकी बिक्री के लिए बड़े बाज़ार की आवश्यकता होती है। अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो मशीन होते हैं, बड़े-बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है न्यूली डेवलप होनी चाहिए या अपडेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। इसका विकास 18वीं सदी में मैंने आपको बताया था इससे पहले यूरोप में हुआ था यानी कि लगभग 200 वर्ष पहले। पहले जो है यह ब्रिटेन में, यूएसए और पूर्वी यूरोप तक ही सीमित था, लेकिन अब जो है यह दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में मौजूद है। इसका उदाहरण बात करें यानी बड़े पैमाने के उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जो है इस उद्योग के अंतर्गत आ जाएँगे। अब जो है हमारा पहला प्रकार का उद्योग था ये खत्म हो गया है आकार के आधार पे। इसके बाद जो दूसरा है कच्चे माल के आधार पे जो 5 प्रकार के उद्योग है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कच्चे माल के आधार पे जो उद्योग है, कृषि आधारित, उसके बाद खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, ये 5 प्रकार के उद्योग है। सबके बारे में हम एक-एक करके बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में बात करने वाले हैं। यानी इतना बात करेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और जितना आपको समझना ज़रूरी है। पहला है हमारा कृषि आधारित उद्योग, ठीक है? कृषि आधारित उद्योग में जो खेत से प्राप्त कच्चा माल होता है, इसी का उपयोग किया जाता है। अब जैसे जूट बनाने के लिए, ठीक है? जैसे चीनी उद्योग के लिए, ठीक है? जैसे शक्कर के लिए, अचार के लिए, इस ये सब जो है खेत में जो भी कच्चा माल होता है, उसी का उपयोग किया जाता है और खपत जो है, जो उत्पादन होगा जैसे शक्कर, अचार, पापड़, इस सब का उत्पादन जो होगा, ये सब कहाँ खपत हो जाएगा? स्थानीय बाज़ारों में ही खपत हो जाता है और उत्पाद इसके हैं, शक्कर है, अचार है, पेय पदार्थ हो गया, तेल, मसाला, ये सब इसके उत्पाद हो जाएँगे, जो एक तरह से कह सकते हैं छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत जनरली हम कह सकते हैं वहाँ रख सकते हैं क्योंकि जो खेतों से ही कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। कृषि आधारित भोज प्रसंस्करण उद्योग जो है जैसे चीनी उद्योग इसके एग्जाम्पल हो जाएँगे, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चाय, कॉफ़ी, रबर उद्योग, ये सब उद्योग जो है भोज प्रसंस्करण उद्योग हो जाएँगे। जनरली जनरली जो होता है ये भोज प्रसंस्करण उद्योग में ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद दूसरा हमारा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज जो है जनरली
कच्चे माल के रूप में खनिज का प्रयोग किया जाता है और खनिज भी यहाँ पे दो प्रकार के खनिज का यूज किया जाता है। एक तो धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत भी दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक जो लौह युक्त होता है, दूसरा अलौह होता है। अलौह होता है यानी कि जहां जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, और एक दूसरा लौह अंश या लौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा होती है। तो जो लौह अंश होगा उस उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, और जो अलौह खनिज होगा इसका उत्पाद हो जाएगा एल्युमिनियम, तांबा, हीरे जवाहरात। उसके बाद ये सब उद्योग जो हो जाएंगे ये अलौह उद्योग में आएंगे, या अलौह धात्विक उद्योग होगा। उसके बाद अधात्विक खनिज के द्वारा किन किन चीजों का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी का बर्तन, सीमेंट, इन सब चीजों का निर्माण होता है अधात्विक खनिज के द्वारा। तो ज्यादा नहीं, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। हालांकि क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं आपको करवाता ही हूँ सारी चीजें। उसके बाद तीसरा था हमारा रसायन आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में जो भी रसायन का प्रयोग किया जाता है वो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, वह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रो रसायन, पेट्रोल मिलता है इससे, नमक, सोडियम, इसमें सोडियम रहता है, गंधक हो गया, पोटास हो गया, ये सब उद्योग रसायन आधारित उद्योग है। उसके बाद जो वन आधारित उद्योग है, यानी कि कच्चे माल के रूप में जो भी वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उत्पादों का उपयोग किया जाता है। गौण उत्पादन वे उत्पाद होते हैं जो जिनके द्वारा जिनके द्वारा जो दूसरा उत्पाद बनाया जाता है। गौण उत्पादों के द्वारा दूसरा उत्पाद बनाया जाता है, यानी कि प्राथमिक उत्पादों से द्वितीय उत्पाद बनाया जाता है। यानी कि जैसे कृषि हो गया, कृषि में अगर चीनी की खेती होती है तो उससे गन्ना बनाया जाएगा, उससे शक्कर बनाया जाएगा, तो ये सब गौण उत्पादों में आएंगे। इसके उदाहरण में जैसे फर्नीचर हो गया, यह लकड़ी आधारित उद्योग है। कागज भी है, ये भी लकड़ी आधारित उद्योग है। लाख उद्योग के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है, अगर इसको लाह भी कहा जाता है। ज्यादातर इसका उपयोग जो चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। लाह की चूड़ियां आती है, अगर आप लोग सर्च करेंगे लाख या लाह तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पांचवा था हमारा पशु आधारित उद्योग। नाम से ही पता चलता है नाम से ही पता चलता है जो भी पशुओं से कच्चा माल प्राप्त होता है उसके बेस पे जो उद्योग लगाया जाता है उसी को पशु आधारित उद्योग कहते हैं। और जनरली दो उद्योग का जिक्र आता है यहाँ पे, एक तो चमड़ा उद्योग और दूसरा ऊन उद्योग। ये चमड़ा और ऊन दोनों पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है, और इसी बेस पर जो उद्योग लगाया जाता है, चमड़ा के बेस पे लगाया जाएगा उसको चमड़ा उद्योग, और ऊन के बेस पे लगाया जाएगा वो ऊनी वस्त्र उद्योग कहलाएगा। या ऊनी वस्त्र उद्योग के द्वारा या चमड़ा उद्योग के द्वारा इन दोनों उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है उत्पाद के आधार पे। उत्पाद के आधार पे भी दो होते हैं, पहला है मूलभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता सामान उद्योग। इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। कुछ पॉइंट जो है कट रहा है, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं यहाँ से। देखिए इसमें जो भी है ना हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, और जितना आपको जानना जरूरी है बस उतना ही बात करेंगे। इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज है, आप पढ़ सकते हैं। उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है मूलभूत उद्योग हो जाएगा, और दूसरा उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग हो जाएगा। मूलभूत उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में वस्तु बनाने हेतु करते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया। यानी कि ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद का उपयोग, मान लीजिए यह लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। इसका उत्पाद क्या है? इसका उत्पाद है वस्त्र उत्पादन के लिए जो मशीन बनाई जाती है उसमें लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्पाद हो गया वस्त्र उद्योग हेतु जो मशीन बनाई गई ये, ठीक है। और इसका उपयोग कौन करेगा? अब इसका उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग करेगा उपभोक्ता उद्योग। इसका उपयोग करेगा उपभोक्ता उद्योग किस लिए? कपड़ा बनाने के लिए। तो यानी कि जो ऐसे उद्योग हैं जिनका उत्पाद का उपयोग, यानी इसके उत्पाद का उपयोग, यानी कि जो मशीन है इसका उपयोग अन्य उद्योग, उपभोक्ता उद्योग जो है, अन्य उद्योग का एग्जांपल ले लेंगे, उपभोक्ता उद्योग ये कच्चे माल के रूप में करते हैं। यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जिस मशीन का यहाँ पे यूज हो रहा है उसको कच्चे माल के रूप में दिखाया गया है कि यह कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल का उपयोग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग है। इसके अंतर्गत सीधा सा बात है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग मतलब ऐसे उद्योग हैं जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता सीधे तौर पे कर सकता है। हम, आप या कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पे कर सकता है। जैसे साबुन, तेल, टीवी हो गया, वस्त्र हो गया,
ये मोबाइल हो गया, चाय, बिस्किट, पापड़, ये सभी आ जाएँगे इसमें उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में। तो उत्पादन के आधार पे भी उद्योग हो गया। अब हमारा लास्ट जो बचता है यह स्वामित्व के आधार पे। किस आधार पे? स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसके बारे में भी हम लोग अब देखते हैं एक-एक करके। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, जनरली यह जो है इस तरह के उद्योग पे पूरा का पूरा नियंत्रण जो होता है यह सरकार का होता है। जैसे इंडियन ऑयल हो गया इंडिया में, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया इंडिया में, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो जाएँगे। कौन-कौन से हो जाएँगे? इंडियन ऑयल आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएँगे और भारत सहित विश्व के जो भी समाजवादी देश हैं, उनमें इसी प्रकार का उद्योग ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है निजी क्षेत्र का उद्योग। दूसरा हमारा है निजी क्षेत्र का उद्योग, यानी कि जैसे नाम से ही पता चलता है कि कोई निजी पूंजीपति वर्ग होगा, कोई पूंजीपति वर्ग होगा, उसी के स्वामित्व में होगा, उसी के नियंत्रण में यह उद्योग होगा और जो भी विश्व के पूंजीपति देश हैं, जो भी पूंजीवादी देश हैं, इसमें से अधिकांश उद्योग जो हैं, यह निजी क्षेत्र के उद्योग के ही अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो है हमारा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, यानी कि जहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र के लोग या जो पूंजीपति है, यह मिलकर के उद्यम करते हैं, दोनों की हिस्सेदारी होती है, उसको संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे इन बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग उद्योग जो है, बैंक में सरकार और निजी प्लेयर है, ये दोनों हैं। उसके बाद बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें से सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जैसे एलआईसी अगर कंपनी की बात करें, ठीक है? एलआईसी हो गया, जैसे एयर इंडिया हो गया, इसको सरकार ने बेचा। बैंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं तो बैंक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बैंकिंग उद्योग, ठीक। उसके बाद हमने ये भी बात किया था कि हम विश्व के कुछ अन्य उद्योग हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें से एक सूती वस्त्र उद्योग था और दूसरा लौह इस्पात उद्योग था। इसके बारे में भी हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। विश्व के कुछ प्रमुख उद्योगों में विश्व के कुछ प्रमुख उद्योगों में पहला जो है लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। दो उद्योग के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला लौह लौह इस्पात उद्योग और दूसरा सूती वस्त्र उद्योग। लौह इस्पात उद्योगों को सभी उद्योगों की जननी तथा औद्योगिक सभ्यता का आधार कहा जाता है, क्योंकि एक छोटा सा सुई से लेकर जो बड़े-बड़े पोत बनाए जाते हैं, हवाई जहाज बनाए जाते हैं, इसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह औद्योगिक सभ्यता का आधार है। सुई से लेकर पोत निर्माण तक इसी उद्योग का उपयोग किया जाता है, मतलब आश्रित है, पूरी तरह से नहीं लेकिन यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कच्चे माल का उपयोग होता है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है, यानी कि कई नाम है। लौह इस्पात उद्योग के एक तो आधारभूत उद्योग भी नाम है और दूसरा भारी उद्योग भी नाम है। भारत में जो प्रमुख केंद्र है इसके जमशेदपुर यानी कि झारखंड, कुल्टी बर्नपुर, पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान, वहाँ पे है। दुर्गापुर भी वर्धमान में ही, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जो है उड़ीसा में है। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है। सलेम जो है यह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में और भद्रावती महाराष्ट्र में। इस सब के बारे में अभी हम मैप पर देखने वाले हैं। पिट्सबर्ग का जो क्षेत्र है, इसका महत्व घटने के कारण इसको जंग का कटोरा कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा कि निम्न में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो आपको कुछ नाम दिखे हैं, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ नाम दे दिया जाएगा और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मैप बनाना सीख लीजिए, ठीक है? मैप बनाना सीख लीजिए। क्योंकि 5 नंबर सिर्फ आप अगर मैप बनाना सीख लेते हैं तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी 3 तो उसमें बनाने ही रहते हैं और इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि 5 में 5 आ जाएंगे। 5 जगहों के नाम दिए रहते हैं और उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है मैप के ऊपर, यानी मैप के ऊपर बताना होता है कि ये जगह कहाँ-कहाँ पर है। जैसे अगर मैं जमशेदपुर की बात करूँ तो जमशेदपुर झारखंड में है, ठीक है? ऐसे करके आप दिखा सकते हैं जमशेदपुर। ऐसे करके आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं।
कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, यहाँ पे दोनों एक ही जिले में है। तो कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर, ठीक, ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद दुर्गापुर, ठीक है। उसके बाद राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? राउरकेला है जो उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा। राउरकेला जो है ये ओडिशा में है। भिलाई कहाँ है? भिलाई जो हो गया छत्तीसगढ़, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक। ऐसे करके आपको डिनोट करना है। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु, सलेम जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद आप थोड़ा सा पॉइंट भी दे सकते हैं, ऐसे करके पॉइंट दे दीजिएगा ताकि ज्यादा बेटर लगे। उसके बाद जो है क्या बच गया? एक भद्रावती, भद्रावती महाराष्ट्र में, कहाँ पे देंगे हम? महाराष्ट्र में, भद्रावती महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर ऐसे करके आपको डिनोट करना पड़ेगा। शायद आपको दुर्गापुर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं दुर्गापुर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। बर्नपुर और दुर्गापुर, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में ही, तो ऐसे करके आपको डिनोट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको मैप बनाना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट जैसा मैप है वैसा ही बने, लेकिन आपको मैप बनाना आना चाहिए। एटलीस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं कि कम से कम आप वहां पे जो पूछा जा रहा है, जिस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है या जो इंडस्ट्री जिस राज्य में है, वहां पे आप उसको दर्शा पाए, ठीक है। तो ये हमारा था लौह इस्पात उद्योग जो भारत में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। दूसरा जो हमारा था सूती वस्त्र उद्योग, इसमें से भी कुछ जो है शहर के नाम ये आपको छूट रहे होंगे, बात करते हैं बाद में। यह कहाँ पे स्थापित किया जा सकता है? जहाँ पे स्थापित किया जाएगा जहाँ पे जो वहाँ की जो जलवायु होगी बहुत ही नम होगी, ठीक है, बहुत ही नम होगी। खास करके जो नदी होते हैं, जो झील वाले एरिया होते हैं, उसके किनारों में इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। क्योंकि इस उद्योग में जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूत होता है, एक धागा नुमा होता है, ठीक है, उसको सूत कहा जाता है। उसकी रंगाई जो अलग-अलग तरह के जो हम वस्त्र उपयोग करते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, यानी कि कलर की वजह से होता है, उसकी रंगाई, धुलाई और जो भी अन्य आवश्यक काम होते हैं, इसके लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह जनरली जो लगाया जाता है नदियों या झीलों के किनारे, यानी कि जहाँ पर शुद्ध जल का स्रोत हो। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो उत्तम किस्म के कपास की आवश्यकता होती है, सस्ता कुशल मजदूर चाहिए और साथ ही साथ कोयला या जल विद्युत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो उद्योग है, क्योंकि ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, बृहद पैमाने के उद्योग होते हैं, इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा, बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला या जल विद्युत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। भारत में कहाँ-कहाँ पर है? भारत में जो इसका ये जो उद्योग है ये कहाँ-कहाँ पर है? मुंबई और नागपुर ये दोनों महाराष्ट्र में है। कोयंबटूर तमिलनाडु, कानपुर उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद और सूरत ये दोनों गुजरात, अलवर और भीलवाड़ा ये दोनों राजस्थान में। अभी मैप पर डिनोट करते हैं कहाँ-कहाँ पर है। एक नोट ध्यान रखिएगा कि यूरोप अकेले विश्व का लगभग 50% कपास आयात करता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में जो ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं अब कि जो जगह है जैसे मुंबई है, मुंबई और नागपुर, इसको अगर डिनोट करने के लिए आपको बोलेगा मैप पर, मैप बना के, मैं फिर से बात करता हूँ कि आप लोग मैप बनाना सीख लें, ठीक है। मैप बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। मैप बनाना सीख लें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाने लगूंगा, ड्रॉ करने लगूंगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। इसलिए जो ज्यादा बेटर है कि पहले से ही मैं मैप लेकर के आऊँ और आपको समझा दूं। मुंबई और नागपुर कहाँ पे है? सबसे पहले मुंबई जो है ये बिल्कुल कोस्टल एरिया में है। मुंबई। दूसरा नागपुर कहाँ है? तो नागपुर लगभग यहाँ पे है। कहाँ पे है? नागपुर, ठीक। उसके बाद क्या है? कोयंबटूर, कोयंबटूर हम बात करेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु।
देखिए, अगर कोई एक एक ही जगह का पूछता है, जैसे इसमें तमिलनाडु में कोयंबटूर के बारे में बताया गया है, तो हम तमिलनाडु में थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु में आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मिडिल में रखिएगा, ठीक है? जनरली ऐसा बना सकते हैं। देखिए, एग्ज़ैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे ज़िले होंगे, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारा ज़िला होगा, तो सबको हम एग्ज़ैक्ट डिनोट नहीं कर सकते कि एग्ज़ैक्ट वहीं पर होगा, लेकिन हम उसके आस-पास के एरिया के बारे में बता सकते हैं कि लगभग यहाँ पे हो सकता है। जैसे कानपुर है, तो कानपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से आपको डिनोट करना पड़ेगा, इस तरह से बताना पड़ेगा। उसके बाद है अहमदाबाद और सूरत। अहमदाबाद जो है गुजरात में है, गुजरात के यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद मिडिल में लगभग, और जो सूरत है, सूरत लगभग इस लाइन के आस-पास है, ठीक है? सूरत, तो सूरत की मैं बात करूँगा। उसके बाद कौन-सा है अलवर और भीलवाड़ा। अलवर जो है, ये यहाँ पे है, इसके आस-पास का है क्षेत्र, तो अलवर हो गया ये। और अगर भीलवाड़ा की बात करूँ, तो भीलवाड़ा ऑलमोस्ट यहाँ है। भीलवाड़ा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो जगह है ये पता होने चाहिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें से लगभग सारे जगह के नाम थे, ये मुझे पता ही था कहाँ-कहाँ पर है, सिर्फ़ मुझे डिनोट करना था कि ये है एक्चुअल में कहाँ पर। तो आप भी थोड़ा-सा अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में है कहाँ पे। तो ये सेशन जो है यहीं पर खत्म होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। साथ ही साथ शेयर कीजिए, शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, मुझे बहुत दुःख होता है। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते तो बहुत सारे लोग हैं, करीब 70-80% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिलती, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए सेशन देखिए और मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।